ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हमने असेसमेंट प्रोसीजर पार्ट 1 कंप्लीट करा। पार्ट 2 सीए वाले सिलेबस में नहीं है, वो सीएस वाले बच्चों के लिए है। हमारे पेज नंबर 87 पर यहाँ एक सिंगल सेक्शन हमें पढ़ना है, एक सिंगल टॉपिक है जिसका कहीं और से कनेक्शन नहीं है। तो वो हम कनेक्शन जहाँ नहीं है तो इसको सिंगल टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। एंड दैट इज सेक्शन 10AA। 10AA बात करता है स्पेशल प्रोविजन in respect of units established in special economic zone। सेक्शन 10AA बात करता है, देखिए, स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश्ड यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं? एसईजेड, इन्हें शॉर्ट में कहते हैं यूनिट्स इन एसईजेड। एसईजेड का कंसेप्ट क्या है? गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपकी कोई यूनिट एसईजेड में है तो आपको टैक्स एडवांटेज मिलेंगे। ऐसा क्यों? उसकी स्टोरी समझिए, बहुत बेसिक सी स्टोरी है। हुआ क्या कि जब इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई हमारी कंट्री में, तो हर बिजनेसमैन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसी जगह लगाना चाहता है जहां उसे मैन, मटेरियल, मशीन, मार्केट इजीली अवेलेबल हो जाए। ये बिजनेस चलाने का रूल है कि आपको ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल अगर कहीं पर होती हैं तो वहां बिजनेस करना ज्यादा बेनिफिशियल है। और जब अर्ली एजेस में हम बात करते हैं, जब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तो ऐसे कुछ ही सिटी थे जहां ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल होती थी, जैसे मुंबई, जैसे दिल्ली, चेन्नई, कैलकाटा। आप इनको मेट्रो सिटीज क्यों समझते हैं? क्योंकि ये मेन बिजनेस हब थे स्टार्टिंग में, यहीं से बिजनेस करना इजीली पॉसिबल हुआ करता था। तो इन जगह का डेवलपमेंट भी जल्दी हुआ। अब लॉजिक समझिए, अगर बिजनेस करना है तो इन सब चीजों के साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, दैट इज, जैसे अगर मैं कहीं बिजनेस यूनिट डालना चाहता हूं तो मैं मशीन, मटेरियल सब चाहूंगा। इसके अलावा क्या? सिक्योरिटी चाहूंगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा चाहूंगा। इसके अलावा पावर सप्लाई अच्छी चाहूंगा, वाटर सप्लाई अच्छी चाहूंगा, रोड्स अच्छे चाहूंगा। तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं किसी बिजनेस की ग्रोथ या प्रोग्रेस में। इसके अलावा एक और चीज होनी चाहिए आज की डेट में, दैट इज गवर्नमेंट अप्रूवल्स। कोई भी बिजनेस आपको आज की डेट में अगर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे करना है तो आपको गवर्नमेंट के कई सारे लाइसेंस, परमिशन, बहुत सारी फैसिलिटीज चाहिए होती हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी आप देखें तो जो मेट्रो सिटीज होती हैं वहां ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो हर बिजनेसमैन क्या चाहता था? उसकी यूनिट कहां ओपन हो? मुंबई, दिल्ली, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन सब में भी, इन सारी जगह में भी जो सबसे प्राइम लोकेशन है वो सोचिए कौन सी हुई? मैन मशीन सब जगह मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां आपको बाकी चीजों के साथ साथ सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी मिलेंगे। सारी मिनिस्ट्रीज वहां पर हैं, सारे अप्रूवल्स आप ले सकते हैं वहां से। कहीं भी कोई ऑफिस होना हो, दिल्ली में जरूर उसका ऑफिस आपको मिलेगा। तो अब होना क्या शुरू हुआ? लॉजिक समझो कि हर बिजनेसमैन क्या कोशिश कर रहा है कि अपनी यूनिट कहां ओपन करें? दिल्ली में। ठीक है। तो अब यूनिवर्सल रूल कि दुनिया में किसी भी कंट्री में अगर इंडस्ट्रियल यूनिट ज्यादा होंगी, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो वो कंट्री क्या हो जाती है? डेवलप्ड। जैसे अमेरिका, बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट है, मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पर है। तो अमेरिका क्या है? डेवलप्ड। जहां जहां डेवलपमेंट पॉसिबल है उसके लिए वहां क्या होनी चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग से फायदा नहीं होता, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा है जिससे फायदा होता। तो हर मैन्युफैक्चरर ने अपनी फैक्ट्री कहां लगाना शुरू करी? दिल्ली में। सब पैसा बहुत है लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम दिल्ली के अलावा कहीं और क्यों लगाएं? हम कहां लगाएंगे अपनी यूनिट? दिल्ली में। तो होना क्या शुरू हुआ? हर बिजनेस की यूनिट कहां लगना शुरू हुई? दिल्ली, क्योंकि वहां सारी फैसिलिटी थी। रोड फैसिलिटी, गवर्नमेंट अप्रूवल, सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, मैन, मशीन, मटीरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग वॉज अवेलेबल। तो हर बिजनेसमैन ने अपनी यूनिट्स कहां लगाई? दिल्ली में। और दिल्ली का क्या हुआ? डेवलपमेंट शुरू हुआ। आप देखें दिल्ली में चीजें बनना शुरू हुई, बड़ी बड़ी कंपनीज आई, एक्सेट्रा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहां डेवलपमेंट शुरू हुआ। अब यूनिवर्सल रूल है, अगर कोई भी काम जरूरत से ज्यादा किया जाए तो उसका फायदा बाद में आपके लिए क्या बन जाता है? नुकसान। कुछ भी जरूरत से अगर आप ज्यादा करें तो उससे नेगेटिव होना शुरू हो जाता है एक लिमिट के बाद। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े, तो ट्राई नहीं करा होगा कभी आप लोगों ने, बट मान लीजिए कोई बच्चा है जो 24 में से 16-16 घंटे, 17-17 घंटे पढ़ता है, 6-7 घंटे आराम करता है और बस खाना खाता है, पढ़ाई। तो एग्जाम टाइम में वो समझ में आता है, बट अगर कैसे 1.5, 2, 3, 4, 5 साल पढ़ेगा तो ब्रेन हो सकता है शार्प, बट फिजिकली अनफिट हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी।
क्योंकि हमारी बॉडी को भी क्या चाहिए कि हम फिजिकल एक्टिविटीज करें। सिर्फ पढ़ाई 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 करते रहेंगे तो ब्रेन हो सकता है डेवलप, वो भी खराब हो जाएगा लिमिट के बाद। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नेगेटिव। उल्टे वाला बच्चे भी आपने देखे होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, बीकॉम कर रहे हैं सिर्फ, उनको पढ़ने की जरूरत क्या है, थोड़ा सा पढ़ाई में हम पास हो जाते हैं। तो वो अगर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता तो वो भी नुकसानदेह है। इसी तरह अगर आप बहुत खाना खाते हैं तो वो भी नुकसानदेह, और बिल्कुल ही खाना नहीं खाते, एकदम डाइटिंग पे आ जाते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, वो भी नुकसान। तो इसीलिए जो दिल्ली के लिए एडवांटेजेस थे पहले, धीरे धीरे यहां पर क्या होना शुरू हुआ, सैचुरेशन हो गया, और एक लिमिट तक डेवलपमेंट के बाद उससे अब क्या होना शुरू हो गया, लॉस, डिक्लाइन। कैसे? पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, इतनी पॉपुलेशन हो गई कि लोगों के लिए रहने के लिए जगह होना मुश्किल हो गई, पॉल्यूशन बढ़ गया, जहां पहले ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अच्छा था वहां पर अब ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया, सिक्योरिटी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, लोग ज्यादा हो गए तो वहां क्राइम भी होना शुरू हो गए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जहां पहले प्रॉपर मिलती थी वहां पावर कट होना शुरू हो गया, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी क्या होने लगा, नुकसान। अब गवर्नमेंट ने कहा कि दिल्ली के आसपास जगह पड़ी है, जैसे गाजियाबाद है, नोएडा है, गुड़गांव है, तो लोगों से कहा यहां जाके अपनी यूनिट्स लगा लो ना, आसपास ही तो है, कोई 40 किलोमीटर दूर, कोई 50 किलोमीटर दूर, बस यहां पर यूनिट्स लगाओ। तो लोगों ने कहा नहीं, हम तो सिर्फ कहां लगाने वाले हैं, दिल्ली में, दिल्ली में एडवांटेज है सारे के साथ। तो गवर्नमेंट ने इस बात को दूसरी तरीके से समझा कि अगर आप गुड़गांव में अपनी बिजनेस यूनिट लगाएंगे तो हम आपसे लगभग 15 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, इनकम टैक्स फ्री, सेक्शन 10AA जो हम पढ़ने वाले, नो जीएसटी, जीएसटी भी फ्री कर दिया, और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट दिए। मतलब गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव एक्सेट्रा को क्या बना दिया, एसईजेड। और एसईजेड कुछ नहीं होता, इट्स अ नॉर्मल प्लेस। जैसे आगरा को एसईजेड बना दे तो आगरा ही रहेगा, बस उसका एक एरिया, ऐसा नहीं पूरा शहर बनता है। गुड़गांव पूरा एसईजेड नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया है, उसे एसईजेड डिफाइन किया जाता है कि इस 10 किलोमीटर में आप बनाइए अपनी यूनिट तो आपके लिए एग्जेम्पशन रहेगी। ऐसे ही नोएडा में एक एरिया स्पेसिफाई कर दिया, गाजियाबाद में कर दिया। उससे फायदा क्या हुआ कि ये जो आसपास जंगल टाइप के थे जगह, ये डेवलप्ड हो गए। तो इनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, इनका डेवलपमेंट हो गया, और जिसका दिल्ली का ओवर डेवलपमेंट था वो रुक गया। लोगों ने अपनी यूनिट्स कहां शिफ्ट कर ली, इन एरियाज में, तो यहां डेवलपमेंट हुआ अच्छा, और जो दिल्ली के साथ नुकसान हो रहा था वो नुकसान भी थोड़ा सा क्या हुआ, कंट्रोल। तो जैसे आगरा को कहा जाए कि आगरा में संजय प्लेस को बनाएंगे एसईजेड, तो एसईजेड कैसे बनेगा, ऐसे नहीं जैसे संजय प्लेस जैसा है वैसे, पहले उसको वो बुलडोजर चलाकर उसे एकदम प्लेन कर देंगे, क्योंकि प्रॉपर फैसिलिटी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई प्लान बनाया जाएगा, पार्किंग बनाई जाएगी प्रॉपरली, बट ऐसा हमारे शहर में नहीं हो सकता बिकॉज हमारे पास ताजमहल है। तो अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो पहले थी वो बंद हो गई ड्यू टू ताजमहल, और इसलिए नई तो यहाँ पर आ ही नहीं सकती, तो आगरा में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं हो सकती ड्यू टू ताजमहल। ठीक है, खैर, तो ये है एसईजेड का कंसेप्ट। तो मैं आपको पहले ये बता रहा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसईजेड। तो एसईजेड इज नथिंग, इट्स अ नॉर्मल प्लेस जिसको गवर्नमेंट डेवलपमेंट करना चाहती है। तो वैसे लोग सुनते नहीं है, जैसे टैक्स एडवांटेज देंगे तो लोग वहां पर अपनी फैक्ट्रीज क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो सेक्शन 10AA इसी इनकम टैक्स और एडवांटेज के बारे में बात कर रहा है। और ये इतना सा नहीं है बस कि बस आपने गुड़गांव में फैक्ट्री बना ली और एग्जेम्पशन मिल गई। देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट, देयर आर सर्टेन कंडीशन, वो सारी कंडीशन पूरी करेंगे तब आप ये एग्जेम्पशन ले सकते हैं। अंडरस्टूड? तो हम बात करते हैं ये एसईजेड की एग्जेम्पशन है कैसे। 15 साल की है, लेकिन ऐसे नहीं है, इस तरह से। तो 15 साल की एग्जेम्पशन कैसे, देखिए कुछ इस तरह से बनाई गई है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट 5 ईयर, कहते हैं पहले 5 साल जो बिजनेस आप शुरू करेंगे एसईजेड में, तो पहले 5 साल एग्जेम्पशन ऐसे मिलेगी। कैसे मिलेगी, 100%। अच्छा, हमने कहा किस चीज का 100%, 100% जो आपका प्रॉफिट है बिजनेस का, उसे हम कहते हैं पीजीबीपी, शॉर्ट में प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब इसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, सरप्लस कहते हैं, उसे इनकम टैक्स में शॉर्ट में कहते हैं पीजीबीपी। तो जो भी बिजनेस आपका है उसका जो भी नेट प्रॉफिट है उसकी 100% एग्जेम्पशन मिल जाएगी, 100% प्रॉफिट की। लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से पीजीबीपी इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर पूरे की नहीं मिलेगी, अपॉन टोटल टर्नओवर।
तो अगर हमने कोई बिजनेस शुरू किया है SEZ में, तो पहले 5 साल तक जो भी इस फॉर्मूले के हिसाब से, इसके हिसाब से देखो, PGBP इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर, इस फॉर्मूले से जो वैल्यू निकल कर आएगी उतनी आपकी 100% क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आया है 10 करोड़ का, तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को रखेंगे इस फॉर्मूले में। उस फॉर्मूले के बाद जो भी एग्जेम्पशन आएगी, मान लो 10AA में हमने फॉर्मूला रखा PGBP इंटू ET अपॉन TT और उसका निकाला 100%, और मान लो वो आया 6 करोड़, तो 6 करोड़ की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। तो टैक्सेबल प्रॉफिट कितना रहेगा, सिर्फ 4 करोड़। अगर मान लीजिए 10AA में पूरा 10 करोड़ आ गया तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाए, देयर विल बी नो टैक्स लायबिलिटी। अंडरस्टैंड? एग्जांपल कराऊंगा इसका न्यूमेरिकल, इसका चैप्टर भी अलग से है, तो इजी है, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना, PGBP इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। अभी मैं आपको ET और TT की भी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। खैर पहले लिखेंगे, अब सेकेंड हम नेक्स्ट 5 ईयर, पहले 5 साल इतनी और नेक्स्ट 5 ईयर सेम रहेगा, बस प्रॉफिट की एग्जेम्पशन हो जाएगी आधी, 100 की जगह 50% इंटू सेम फॉर्मूला PGBP इंटू, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ET अपॉन TT। तो 10 साल तक एग्जेम्पशन मिल गई, कैसे, पहले 5 साल 100%, अगले 5 साल 50%, और अब अगले 5 साल और, क्योंकि टोटल एग्जेम्पशन बनाई है गवर्नमेंट ने डिडक्शन 15 ईयर की। थर्ड वाला देखिए, नेक्स्ट 5 ईयर, आप देखेंगे सेकंड और थर्ड का फॉर्मूला और एग्जैक्टली एग्जेम्पशन सेम है, 50-50। तो दिमाग में आता है कि दोनों में ही अगर बराबर है तो फिर हमने ऐसा किया क्यों, इकट्ठी लिख देते एग्जेम्पशन 10 इयर्स की। तो उसका रीजन है, ये जो नेक्स्ट 5 ईयर की एग्जेम्पशन, जो लास्ट वाली, मतलब 10 साल की तो मिल गई ऐसे, जो लास्ट 5 इयर्स आपको एग्जेम्पशन चाहिए उसके लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन और पूरी करनी पड़ेगी। मतलब क्या कंडीशन है कि जितनी ये एग्जेम्पशन आएगी निकलकर, जितनी एग्जेम्पशन आएगी उसकी आपको एक रिजर्व क्रिएट करनी पड़ेगी, उसका नाम होगा SEZ RRA। यू हैव टू क्रिएट अ रिजर्व। जैसे अगर इस फॉर्मूले से मान लीजिए हमारी एग्जेम्पशन आई 50%, 3 करोड़, तो आपका 3 करोड़ तक का प्रॉफिट क्या हो सकता है, एग्जेम्प्ट। लेकिन 3 करोड़ की आपको एक क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, अब रिजर्व। तो पैसा आपको एक रिजर्व में क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। इसमें इस पैसे को आप ट्रांसफर कर देंगे, रिजर्व बनाते हैं ना फ्यूचर में किसी पर्पस के लिए, तो हम एक रिजर्व क्रिएट करेंगे और ये पैसा उसमें ट्रांसफर करेंगे। जो पैसा रिजर्व में जाएगा वो किस पर्पस में यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में बिजनेस पर्पस के लिए आप इस पैसे को यूटिलाइज कर सकते। ऐसी इसमें कंडीशन नहीं थी, इसमें एग्जेम्पशन मिल गई, पैसे का जो करना है करो। बट अगर आपको 5 और साल एग्जेम्पशन चाहिए, तो 10 साल के बाद 11वें साल में एग्जेम्पशन चाहिए, तो जितनी ये एग्जेम्पशन निकल कर आएगी उतने की एक रिजर्व क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो रिजर्व किस पर्पस में यूटिलाइज होगी, सिर्फ बिजनेस पर्पस में, और बिजनेस पर्पस में यूटिलाइज करनी है विद इन 3 इयर्स, 3 साल के अंदर। जिस साल रिजर्व आपने बनाई, आज बनाई, तो उस पैसे को अगले 3 साल में मुझे यूज करना है बिजनेस पर्पस के। फिर नेक्स्ट ईयर जितनी रिजर्व बनाएंगे उसको उसके अगले 3 साल के अंदर यूटिलाइज करना है। यूज भी किस में करना है वो बता दिया है कि इस पैसे से आप खरीदेंगे बिजनेस के लिए न्यू प्लांट एंड मशीनरी। इस पैसे से हम बिजनेस के लिए क्या परचेस करेंगे, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, 3 साल के अंदर। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए पैसा कर दिया मिस यूटिलाइज, मशीन के बजाय हमने किसी और पर्पस में लगा दिया, तो अगर मिस यूटिलाइज हुआ तो जितना मिस यूटिलाइज होगा उतना उस साल क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। 3 करोड़ था, रिजर्व बनाई थी, 2 करोड़ हमने यूटिलाइज करा, 1 करोड़ कर दिया मिस यूटिलाइज, तो जिस साल 1 करोड़ मिस यूटिलाइज होगा उस साल उसे क्या कर देंगे, टैक्सेबल। या फिर रह गया अनयूटिलाइज, 3 साल निकल गए, 3 करोड़ रुपया डाला था, 2.5 करोड़ यूटिलाइज कर पाए बिजनेस के लिए,
50 लाख यूज ही नहीं कर पाए, 3 साल निकल गए, तो क्या होगा? 50 लाख टैक्सेबल। तो जितना भी अनयूटिलाइज या मिसयूटिलाइज होगा, यूनिवर्सल रूल होता है इनकम टैक्स में, अगर पैसा किसी पर्पस के लिए इनकम टैक्स ने जमा करवाया है और वो आप सही पर्पस में यूटिलाइज नहीं कर पाए तो भी टैक्सेबल, या यूटिलाइज ही नहीं कर पाए और टाइम निकल गया तो भी क्या हो जाता है? टैक्सेबल। ठीक है, तो यहां तक की बात हुई। ईटी और टीटी के अलावा हमने समझ लिया कि पहले 5 ईयर का एग्जाम्शन है, अगले 5 ईयर का एग्जाम्शन है और उसके अगले 5 ईयर का एग्जाम्शन है। इस वाले ईयर के लिए जरूरी है रिजर्व क्रिएट करना, जिसको यूज करना है बिजनेस पर्पस के लिए, फॉर परचेज न्यू प्लांट एंड मशीनरी, और अदर देन प्लांट एंड मशीनरी में मिसयूटिलाइज्ड हुआ तो टैक्सेबल, अगर अनयूटिलाइज रह गया 3 साल तक तो वो भी क्या होगा? टैक्सेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईटी एंड टीटी? वो लिख लो फटाफट से। एक्सपोर्ट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर, इन दोनों की डेफिनेशन लिख लीजिए, इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। फटाफट से लिखो। पहले लिखो एक्सपोर्ट टर्नओवर का डेफिनेशन। एक्सपोर्ट टर्नओवर मींस amount realized out of export sale, amount realized out of export sale within 6 months from end of financial year, within 6 months from end of financial year, ब्रैकेट में लिख लो, डेट आ जाएगी इसकी 30 सितंबर 2020, हमारे एग्जाम के लिए आ जाएगी 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 30 सितंबर 2020, ब्रैकेट क्लोज, और एक्सटेंडेड बाय आरबीआई, और एक्सटेंडेड बाय आरबीआई। मतलब ये होगा कि मान लीजिए मैंने 50 करोड़ का माल एक्सपोर्ट कर दिया, मैंने एक्सपोर्ट सेल कितनी करी? 50 करोड़ की, तो वो एक्सपोर्ट सेल एक्सपोर्ट टर्नओवर नहीं है। इनकम टैक्स कहता है एक्सपोर्ट सेल का वो पार्ट जो पैसा हम इंडिया में ले आए। 50 करोड़ का माल बेच दिया उधार, और उसमें से इंडिया में आप 30 सितंबर तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 20, तब तक ले आओ, कोई बात नहीं। उसके अगले 6 महीने का टाइम और दिया डिपार्टमेंट कि चलो मार्च तक नहीं, अगले 6 महीने में भी उस 50 करोड़ में से जितना आप रियलाइज कर लेंगे उस टोटल को हम क्या बनाएंगे? एक्सपोर्ट टर्नओवर। तो 50 में से 40 करोड़ रुपए हमने रियलाइज कर लिए अप टू 30 सितंबर, या आरबीआई चाहे तो ये डेट बढ़ा सकती है। आपके केस में मान लो सितंबर की बजाय कर दी अक्टूबर, तो फिर सितंबर नहीं, अक्टूबर तक जितना पैसा आ गया वो माना जाएगा एक्सपोर्ट टर्नओवर। तो मान लीजिए हमारे लिए डेट कर दी आरबीआई ने अक्टूबर, और 50 में से हम ले आए 42 करोड़ रियलाइज कराकर, तो व्हाट इज ईटी? ईटी इज 42 करोड़ रुपए। नीचे एग्जांपल लिखो, एक्सपोर्ट सेल 50 करोड़, out of which 42 crores realized, वो भी फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, इंडियन करेंसी वाला नहीं, फॉरेन करेंसी। 42 करोड़ रियलाइज्ड इन फॉरेन करेंसी अप टू 30 सितंबर। लिख लो इस एग्जांपल में कि 30 सितंबर तक की डेट है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा मानेंगे 30 सितंबर, अगर आरबीआई ने बढ़ा दी है तो तब तक। तो 42 करोड़ ने ले लिए अप टू 30 सितंबर। ठीक है, तो दैट इज, इस क्वेश्चन में ईटी क्या होगा? 42 करोड़। तो हम लिखेंगे ईटी इज इक्वल टू 42 करोड़। अब नाउ लिखिए लास्ट में टीटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीटी? टीटी स्टैंड्स फॉर टोटल टर्नओवर। इसका डेफिनेशन लिखिए, टोटल टर्नओवर मींस डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट सेल। इसमें सेल जोड़ते हैं, चाहे पैसा रियलाइज हो या ना। डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट सेल। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में अगर पूछूं कि बताओ भाई टोटल टर्नओवर में कितनी वैल्यू आएगी, तो उसमें पूरी 50 करोड़ आएगी। एक्सपोर्ट टर्नओवर 42 करोड़ है, बट जब हम टोटल टर्नओवर निकालेंगे तो उसमें कौन सा लेंगे? उसमें पूरी वैल्यू 50 करोड़। एग्जांपल लिखो, डोमेस्टिक सेल 150 करोड़, डोमेस्टिक सेल 150 करोड़, एक्सपोर्ट सेल 100 करोड़, एक्सपोर्ट सेल 100 करोड़, out of which 70 करोड़ realized in foreign currency up to 30 सितंबर। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि टोटल टर्नओवर निकालो, तो हम डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट सेल दोनों पूरी जोड़ देंगे। और अगर हमसे कहा जाए कि इस क्वेश्चन में टोटल टर्नओवर के बजाय क्या निकालो? एक्सपोर्ट टर्नओवर, तो उसमें सिर्फ कितना लेंगे? 70 करोड़। ठीक है, पीजीवीपी कितना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा,
बाकी आपको बस इस फॉर्मूले को पुटअप करके आंसर निकालना है। इसके क्वेश्चन कौन से करने हैं मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, उसमें से आप कर सकते हैं, काफी इजी टॉपिक है। तो यही पूरा टॉपिक है। थ्योरेटिकल तो मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा, बट उस थ्योरी में जो भी एग्जाम के लिए मटेरियल है वो इतना ही है कि आपको फॉर्मूले का मीनिंग पता हो और ये पता हो। यही सब थ्योरी में लिखा है जो मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप इस तरह पढ़ लीजिए, इसका होमवर्क मैं आपको आज प्रोवाइड करा दूंगा। गुड डे, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।